नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 26 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, समाज सुधार आंदोलन 19वीं सदी में जो भारत में हुए थे उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कई हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, कुछ पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, सभी धर्मों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और ये रिलीजियस या रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें जानने क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से नेशनल मूवमेंट यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है आजादी के लिए, उसका बैकग्राउंड यहां पर तैयार हो रहा है। तो आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने 1892 तक आपसे डिस्कस कर लिया था। अब केवल फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बचा है और इंडियन काउंसिल्स एक्ट बचा है इस साल तक। लेकिन उन टॉपिक्स को हम पढ़ें उसके पहले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज पार्ट 1 के अंदर मेनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, उसके अलावा प्रार्थना समाज और डिरोजियन मूवमेंट जो है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट 1 में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 28 अप्रैल तक लागू है। 28 अप्रैल तक अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कोर्सेज पे तो आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो मान लो आज यानी कि आप 13 अप्रैल को ये कोर्स लेते हैं तो आपको 13 अप्रैल 2022 नहीं बल्कि 31 जुलाई 2022 तक के लिए कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी, यानी लगभग 4 महीने एक्स्ट्रा। और मान लो अगर प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हो जाती है, अगस्त सितंबर तक चली जाती है, तो तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी जब तक प्रीलिम्स की डेट नहीं आ जाती। तो इफेक्टिवली आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास इसमें एक्सटेंशन मिल जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अब बैचेस के फॉर्मेट में पढ़ाई होती है, तो आप 2022-23 जिसको भी टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, उसके बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑफर 2022 और 23 दोनों के लिए लागू है। तो 23 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास यहां पर वैलिडिटी मिल जाती है। वैलिडिटी एक्सटेंशन के साथ साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं वहां पर महिपाल। तो महिपाल कोड लगाने से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप कल यानी कि 14 अप्रैल रात तक इस कोर्स को परचेस करते हैं तो यहां पर आपको 20 बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यहां पर पूरा जीएस का मटेरियल एक तरह से आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल रहा है, तो आपका प्रिंट कराने का जो एक्सपेंस है वो यहां पर बच जाएगा। सो इट विल गिव यू एन एज। आपके पास अब ऑफलाइन की तरह पढ़ने के लिए मटेरियल होगा और ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, क्योंकि प्लस और 2 तरह का जो कोर्स है, प्लस और आइकॉनिक, इसको आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। तो प्लस कोर्स में आपको क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको क्लास प्लस एक मेंटोर। यहां पर 1 साल का जो कोर्स है उसके लिए आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट इट 10% डिस्काउंट। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कोर्स आपको कंबाइंड रूप से काफी बेनिफिट दे देगा। यहां पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एंड अगेन डोंट पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवेज एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शंस उपलब्ध हैं। और यहां पर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करके इन कोर्सेज को अवेल करते हैं। मेरे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के बारे में अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर महिपाल सर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ आईडी पर उपलब्ध हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के समाज की क्या स्थिति थी? स्थिति काफी खराब थी। अंधविश्वास समाज में बहुत था, सोशल इनइक्वालिटी थी, बराबरी का दर्जा नहीं था, कुछ तबके बहुत ही पिछड़े थे, कुछ आगे थे। जो ऑपरेशन था यानी एक समाज का वर्ग दूसरे समाज के वर्ग को दबा रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, ये काफी वाइड स्प्रेड था। कोई रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून नहीं था जो इस ऑपरेशन को रोक सके। कोई आर्टिकल 17 नहीं हुआ करता था अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए। ब्राह्मण या पंडित अपनी स्क्रिप्चरल नॉलेज, स्क्रिप्चर क्या होता है? वेद, पुराण जैसे पुराने जितने भी नॉलेजेबल बुक्स हैं उनकी जो नॉलेज है उनको इस्तेमाल करके अपनी मोनोपोली बनाकर बैठे थे धर्म के ऊपर। मोनोपोली का मतलब है कि आप ही केवल तय करेंगे कि नियम कायदे क्या होंगे। तो ये मोनोपोली जो है ऑप्रेसिव सोशल कंडीशंस क्रिएट कर रही थी, जिसके अंदर समाज के कई तबकों का शोषण हो रहा था और कुछ तबके प्रिविलेज की लाइफ जी रहे थे। उसके अलावा कई कुरीतियां थी, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, छोटी बच्चियों को पैदा होते ही मार देना, बाल विवाह, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादी करना, ये सब काफी कॉमन था 18th और 19th सेंचुरी में। एक बात याद रखिएगा कि इन सभी कुरीतियों के बारे में कई अंग्रेज ऑफिसर्स ने लिखा था, क्योंकि अंग्रेजों में एक ट्रेंड था कि वो लोग डायरी वगैरह ज्यादा लिखा करते थे। कईयों ने अपनी बायोग्राफी इंग्लैंड जाकर पब्लिश करी थी। तो उनके द्वारा जो ये सोशल टिप्पणी करी गई थी कि किस प्रकार का समाज है भारत का, उसमें ये बातें उन्होंने बहुत बार लिखी हैं। और क्योंकि बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बंगाल या फिर जो कर्नाटक वाला एरिया है, तो बंगाल पर काफी कुछ लिखा गया था। जो पहले 50-60 साल थे उस समय के टाइम पीरियड के हमें काफी सारे सोर्सेस ये बताते हैं
कि बंगाल में जैसे एक कुलीन प्रथा थी, तो इसमें जो बुजुर्ग आदमी है वो छोटी छोटी बच्चों से शादी करते थे। ओल्ड मैन टुक वेरी यंग वाइव्स। अब इनमें कई बार ये बूढ़े जो व्यक्ति हैं इनकी डेथ हो गई, तो वो जो जवान लड़की है जो 13-14 साल की है, कई बार वो टीनेज विडो हो जाती थी, यानी कि वो अभी टीनेजर है और विधवा हो गई और उसे अपना पूरा जीवन एक विधवा के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा। सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर से शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। समाज में सती प्रथा भी काफी प्रेवलेंट थी। अब प्रेवलेंट का मतलब ये नहीं है कि हर औरत को अपनी पति की चिता में धकेला जा रहा था, लेकिन प्रेवलेंट लिखा गया है शब्द, इसका मतलब ये है कि काफी कॉमन थी। और ओरिजिनली जो सती प्रथा है इट वाज सपोज टू बी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है कि कोई महिला अपने पति की चिता पर जल रही है अपनी मर्जी से, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में आते आते ये प्रैक्टिस इस प्रकार की हो गई थी कि लिटरली महिलाओं को धकेल दिया जाता था अपने पति की चिता के ऊपर। तो ये दोनों ही फॉर्म में मेरे अनुसार तो प्रॉब्लमेटिक है, ना वॉलेंट्री होना चाहिए ना इनवॉलेंट्री। पर इस समय तक आते आते बंगाल में खास करके समस्या बहुत ही बड़ी हो चुकी थी सती प्रथा की। समाज में जाति आधारित छुआछूत या जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन या सेग्रीगेशन भी अपनी जड़ें जमा चुका था। सेग्रीगेशन का मतलब है कि कुछ जगह पर कोई किसी पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता। जिन जाति को सपोजिटली लोअर कास्ट कहा जा रहा है वहां उनसे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत प्रैक्टिस करी जाती थी। वो लोग मंदिर में नहीं जा सकते, किसी और के खाने पीने की वस्तुओं को नहीं छू सकते, और समाज के अंदर बहुत सारी जातियां आ चुकी थी। अब ये जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इसके कारण समाज में एकता की फीलिंग कभी नहीं आ सकती। आज भी ये समस्या है भारत में कि एकता और अखंडता हमारी जो है उसमें जाति व्यवस्था आज भी चैलेंज पोज करती है। तो उस समय सोचो जब ना कोई संविधान था ना कोई आर्टिकल 17 था, तब कितनी बड़ी ये समस्या रही होगी। और ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम केवल हिंदुओं में था, बल्कि मुस्लिम और सिख समुदाय में भी ये जाति व्यवस्था थी विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस एंड सम अदर एक्टिविटीज। लेकिन यूरोप में जो बदलाव की क्रांति शुरू होती है वो थोड़ा थोड़ा भारत पर भी असर करना शुरू करती है। अब यूरोप में 14-15 सेंचुरी में होता है रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, फिर से जन्म लिया है समाज ने। और किस प्रकार से जन्म लिया कि अब एनलाइटनमेंट आ गई है। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि आपके सर के ऊपर एक बल्ब चमक गया है और उस बल्ब ने आपके दिमाग की परतों को खोल दिया है। तो यूरोप में चल रहा था एनलाइटनमेंट 17th और 18th सेंचुरी में, जहां पर पुराने रूढ़िवादी समाज के आइडियाज को चैलेंज किया जा रहा था। धर्म में, साइंस में, सभी चीजों में बदलाव हो रहा था। और इस एनलाइटनमेंट का सबसे बड़ा एक जो रीजन है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी। तो इसी एनलाइटनमेंट की एज में नई पॉलिटिकल फिलोसॉफीज आती हैं। ये बातें उभर कर सामने आने लगी कि राजा के पास एकाधिकार नहीं है कि वो अपने मनमर्जी से दुनिया चलाए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ब्रिटेन में पार्लियामेंट व्यवस्था आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। तो ये इस प्रकार की पॉलिटिकल फिलोसॉफीज यूरोप में आने लगी। साइंस के ऊपर कई सारी डिस्कवरीज हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा। तो एक के बाद एक रेनेसां, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण यूरोप में एक नई प्रकार की सामाजिक क्रांति जन्म लेती है। लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई क्रांति जन्म नहीं लेती। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर समाज सुधार पहले हुआ नहीं, केवल 19th सेंचुरी में हुआ है। हम मिडिवल टाइम पीरियड में भी पढ़ेंगे आगे चलकर कि भक्ति, सूफी मूवमेंट जो है ये भी एक प्रकार के समाज में रिफॉर्म लाने वाले या कल्चर को रिफॉर्म करने वाले मूवमेंट्स थे। लेकिन 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हो जाता है कि दुनिया भर में रिफॉर्म्स को लीड करने वाले बन जाते हैं ब्रिटिश। वहां पर पार्लियामेंट आ जाती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, लिबरलिज्म आ जाता है, ह्यूमनिज्म की बातें आ जाती है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 18th सेंचुरी में। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो है ये इस बदलाव के अग्रणी बन गए थे। अब कायदे से ये बदलाव ब्रिटिशर्स के साथ भारत भी आना चाहिए था। वो चाहते तो यहां पर भी ये रिफॉर्म या फिर बदलाव की क्रांति यहां पर लेकर आते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की रक्षा करते हुए यहां पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। उन्होंने भारत में आकर ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी लोगों के साथ सांठगांठ करी। वो उसी जाति व्यवस्था में बिलीव करने वाले या उससे फायदा पाने वाले उच्च वर्ग के साथ हाथ मिलाकर यहां पर रूल करते रहे, अपना शासन और प्रगाढ़ करते रहे। वो कंसोलिडेट करते गए अपने पावर को एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द मासेस बाय साइडिंग विद द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट। तो यहां पर भी आकर वो उन्हीं नवाब और उन्हीं राजा महाराजाओं के साथ उठते बैठते थे या फिर उन्हीं के साथ मिलकर रूल करना चाहते थे, ना कि आम आदमी के साथ। तो ये ब्रिटिश को यहां पर समझ में आ गया था कि अगर रूल चलाना है तो इन्हीं लोगों के साथ रहकर रूल चलाया जा सकता है। कुछ गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऐसे आए थे जिन्होंने समाज में बदलाव करने की कोशिश करी, जैसे कि बेंटिक। लेकिन आप देखते हैं कि 1857 में उसका क्या नतीजा निकलता है। तो उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि आज के बाद हम किसी समाज में कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारा काम केवल प्रशासन चलाना है और हम प्रशासन चलाएंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि कई बार जब बगावत भी होती है तो मोस्टली जमींदार या प्रिंसेस ज्यादातर वक्त उनके साथ थे। कई बार जमींदार ने भी रिवोल्ट किया, कई बार राजाओं महाराजाओं ने भी रिवोल्ट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजों के साथ देते हुए उनका यहां पर शासन जमाते रहे। और इस प्रकार से ना तो भारत में कोई सोशल रिफॉर्म आता है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। ये बातें मैं कर रहा हूं 18th सेंचुरी तक की। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यही बातें कही है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश रूल हेल्प्ड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म
It sounds strange for the British claim to profess Christianity and yet their coming made Hinduism and Islam in India more rigid. To some extent, this reaction was natural as foreign invasion tends to make religion and culture of the country protect themselves by rigidity. It was in this way that Hinduism had become more rigid and caste had developed after the Muslims invasion. Now both Hinduism and Islam reacted after this fashion. तो नेहरू यहां पर ये लिखते हैं कि दुनिया में कहीं भी आप देखोगे कि जब विदेशी आक्रांता कोई आता है तो जो लोकल धर्म है, लोकल बिलीफ्स हैं, वो थोड़ी सी रिजिड हो जाती हैं, वो और सख्त हो जाती हैं. तो इसी प्रकार से जब ब्रिटिश यहां पर आए तो उसके कारण जो हिंदू और इस्लामिक धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए. खास करके तब जब उन्हें लगा कि ये अंग्रेज तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सती प्रथा पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, विधवा को फिर से शादी करने के लिए कानून बना रहे हैं. तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो धर्म को और ज्यादा रिजिड बना देती हैं. Apart from this, the British government in India actually deliberately and unconsciously helped the conservative elements in these two religion. जो ब्रिटिश हुकूमत भी थी वो भी इन रूढ़िवादी लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती थी दोनों ही समाज में. उनको डर ये था कि अगर हमने ज्यादा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और गुस्से में क्या होगा, बगावत, और बगावत हमें चाहिए नहीं. तो इसीलिए इन्होंने ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी लोगों का साथ देना शुरू किया और जहां पर सोशल रिफॉर्म ज्यादा हो रहा था उसको उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया. इस मामले में आप देखोगे कि हिंदू धर्म जो है वो लगातार चेंज होता गया है. ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म आज भी वही है जो हम 4000 साल पहले प्रैक्टिस कर रहे थे. देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस. अब यही चेंज लगातार होते रहने चाहिए, लेकिन इन बदलावों को कभी भी अंग्रेजों ने बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि हिंदू धर्म मोस्टली कस्टम पर बेस्ड है और कस्टम्स सदियों में, कुछ सदी में चेंज हो जाते हैं. 100, 200, 300 साल में कस्टम्स काफी चेंज हुए हैं और लगातार होते भी आए हैं. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी आगे मैं आपको एंशिएंट मिडीवल पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये चीज पता चलेगी. लेकिन ये जो रिजिड लीगल कोड्स हैं, इस प्रकार के कोई कोड नहीं हुआ करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हिंदू धर्म में भी ये इलास्टिसिटी थोड़ी सी खत्म हो गई. और सेम सिचुएशन मुस्लिम समुदाय में भी होती है. वहां पर भी कोई भी नया बदलाव नहीं आता सामाजिक स्तर पर. तो इस प्रकार के माहौल में भारत एंटर करता है 19th सेंचुरी, यानी कि अब सन 1801 आ चुका है. इस समय फाइनली भारत में कुछ नए विचार पहुंचते हैं. किसके माध्यम से? वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके कुछ कारिंदे थे, उसके ऑफिसर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आइडियाज को भारत लेकर आए. मतलब यहां पर लाकर क्रांति नहीं करी उन्होंने, पर वो लिखते थे, पढ़ते थे, डिस्कस करते थे यहां पर लोकल लोगों से. तो ये जो कुछ ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स थे, जो इन आइडियाज, इन नई पॉलिटिकल फिलोसॉफी से काफी इंप्रेस्ड थे, वो इस प्रकार के आइडिया भारत के लोगों के साथ डिस्कस करने लगे, लोकल लोगों के साथ डिस्कस करने लगे. लेकिन किसके साथ करेंगे? पढ़े लिखे लोगों के साथ ही करेंगे, अपने घर के नौकर के साथ तो करेंगे नहीं. डिस्कस किसके साथ करेंगे? जो लोकल जमींदार का बेटा है, जो पढ़ लिख कर आया है कहीं ढंग के कॉलेज में, स्कूल में, उसके साथ इस प्रकार की चर्चा करेंगे. अब होता क्या है कि बंगाल के अंदर एक एजुकेशन रेवोल्यूशन आता है, जहां पर जो कम से कम बड़े लैंडेड जमींदार हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, स्कूल कॉलेज भेजना शुरू करते हैं. और यही बच्चे जब पढ़ लेते हैं तब इनको पता चलता है कि अच्छा भाई, दुनिया में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, दुनिया में नई पॉलिटिकल फिलोसॉफीज आ रही हैं. ऐसा नहीं है कि सारा पावर जमींदार या राजा का होता है, सारा पावर तो जनता के हाथ में होता है. इस प्रकार के नए आइडियाज को ये पढ़ते हैं और धीरे धीरे ये देखते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में 15वीं और 16वीं शताब्दी में रेफॉर्मेशन आया था, उसी प्रकार से हम अपने धर्म में भी तो जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसका विरोध कर सकते हैं. तो ऐसे समय में भारत में रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जिनको हम पढ़ेंगे. अब रिफॉर्म मूवमेंट्स को ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक है रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि हमारा जो धर्म है उसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, धर्म की बेसिक बातों को नहीं बदलेंगे. तो ये वाले ब्रैकेट में आते हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट. दूसरी ओर आते हैं रिवाइवल मूवमेंट. अब रिवाइवल मूवमेंट जो है ये वैसा समाज चाहते थे जैसा 1000 साल 2000 साल पहले होता था. इनको कुछ रिफॉर्म नहीं करना था, इनको बदलाव नहीं करना था. इनको क्या करना था कि जो भी 1000 साल में ऐड हुआ है उसको हटाओ और जो 1000-2000 साल पहले होता था सीधा वहां पहुंच जाओ. तो आर्य समाज कहता था कि बिल्कुल वैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जैसा वैदिक काल में होती थी. देवबंद मूवमेंट था, ये कहता था कि आज से 1000 साल पहले इस्लाम था वैसा लाओ. वहां भी मूवमेंट याद है आपको, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. तो ये होते थे रिवाइवल, यानी कि पुराने को रिवाइव करो, पुराने को फिर से जीवित करो. और एक है रिफॉर्म, यानी कि नए को बदलो, जो एग्जिस्टिंग है उसमें बदलाव लाओ. तो ये दो प्रकार के धार्मिक आंदोलन हम पढ़ेंगे. अब आप डिसाइड करना कि कौन सा मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट कैटेगरी में आता है, कौन सा रिवाइवल में आता है. रिफॉर्मिस्ट आंदोलन को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक वो जो पश्चिमी विचारों को भारत में लाना चाहते थे और जो भारत के धर्मों की जो पुरानी बिलीफ है उसको वो मानते थे रूढ़िवादी और उसको कहते थे कि हटा के इसको साइड में किया जाए. तो इसमें एग्जांपल आपको दूंगा मैं आगे, यंग बंगाल या डिरोजियोस का. आगे हम पढ़ेंगे आज इसी लेक्चर में कि क्या था यंग बंगाल मूवमेंट. दूसरा था जो इंस्पायर्ड था प्रोग्रेसिव आइडिया से, यानी कि पश्चिम से इंस्पायर्ड है, लेकिन भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म के अनुसार ही समाज में बदलाव लाए जाएं. तो इसका एग्जांपल होगा ब्रह्म समाज. ठीक है, तो ये
पश्चिमी थॉट्स को पूरी तरह से लागू करना चाहते थे। ये कहते थे कि वहां से केवल इंस्पिरेशन लो और अपना रिफॉर्म अपने आप करो, वहां के आइडियाज को यहां पर सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला आंदोलन या ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। अब ये कहीं के राजा महाराजा नहीं थे, ये केवल एक उपाधि थी जो उन्हें दी गई थी मुगल बादशाह अकबर शाह द सेकंड के द्वारा। तो खुद मुगल बादशाह के पास कोई पावर नहीं थी, नाम के राजा थे लेकिन टाइटल दे देते थे, तो कोई बात नहीं, हम भी यही कहेंगे राजा राम मोहन रॉय। वैसे राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में बंगाल में, और ये काफी होनहार छात्र थे। इनको कई भाषाएं आती थी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, पर्शियन, इतनी सारी भाषाएं सीख ली थी इन्होंने। ही वाज अ पॉलीग्लॉट, जो एक से ज्यादा भाषा बोल सकता है उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, तो ये नाम ये बात याद रखना कि ये राजा की उपाधि किसने दी थी। कई बार डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऑप्शन बनाकर आपको पूछ लिया जाएगा। राजा राम मोहन रॉय का पहला ऑर्गेनाइजेशन था आत्मीय सभा। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी, और इनकी द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो एग्जामिनर्स की फेवरेट होती हैं यूपीएससी में या अन्य सभी एग्जाम्स में। तो आपको ये आंख बंद करके रट लेनी है। ठीक है, इनमें क्या लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखो, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली किताब का नाम जो आपको याद रखना है वो है तुहफत उल मुवाहिद्दीन, अ गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट कौन होता है? वो जो एक भगवान में विश्वास रखता है। फिर राम मोहन रॉय ने सबसे बड़ा काम जो ये किया समाज सुधार का, वो था सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन चलाना। सती प्रथा के लिए ये काफी वोकल थे, काफी बात करते थे उसकी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए समाज में। फिर 1817 में इन्होंने डेविड हेयर की स्थापना करी हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के लिए। कैलकाटा का बहुत फेमस कॉलेज है हिंदू कॉलेज। फिर 1818 में एंटी सती स्ट्रगल इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा कि देखो, धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि सती होना जरूरी है, ना तो कहीं धार्मिक किसी किताब में लिखा है, ना किसी वेद में लिखा है, ना किसी पुराण में लिखा है, तो ये क्यों हम महिलाओं को जबरदस्ती जला रहे हैं उनके पति की चिता पर। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि विधवा महिला को जिंदा जलाया जाए, ना तो कोई हिंदू धर्म कहता है, ना ही कोई हिंदू धर्म की किताब कहती है। तो इन्होंने कहा कि हमें ह्यूमैनिटी में विश्वास रखना है और कंपैशन में रखना है, और कैसे हम एक इंसान को जिंदा आग में धकेल सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स कहकर, ये सब रैशनल बातें कहकर इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कई बार आवाज उठाई। और ये केवल बातें नहीं करते थे बल्कि ग्राउंड वर्क भी इन्होंने बहुत किया था। जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड है जहां पर लाशों को जलाया जाता है, वहां पर जाकर ये देखते थे कि कहीं कोई जबरदस्ती सती तो नहीं करवा रहा। विजिलेंस ग्रुप्स बनाए थे इन्होंने, जैसे किसी गांव के अंदर 5-6 लड़कों को बोल दिया कि भाई तुम ध्यान रखो, यहाँ पर किसी को सती तो नहीं किया जा रहा, जबरदस्ती हो तो मुझे बताना। और सरकार को इन्होंने पिटिशन किया, तो ब्रिटिश सरकार, वाइसरॉय तो नहीं होता था उस समय, गवर्नर जनरल होता था, तो गवर्नर जनरल को बार बार चिट्ठियां लिखते रहते थे कि सती प्रथा को बैन करो, बैन करो, कानून लाओ इसके लिए। फाइनली विलियम बेंटिक ने इनकी सुनी और 1829 में सती को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। जो भी सती प्रथा को फॉलो करता है या फिर किसी महिला को चिता पर धकेलता है तो उसको अब जेल हो सकती थी। तो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के कारण यह कानून पास किया गया था बेंटिक के द्वारा। फिर इन्होंने 1820 में एक और किताब लिखी थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें इन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदू धर्म की स्टडी करते थे, इन्होंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा था। सारे मेजर रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़कर उनके ऊपर ये टिप्पणी करते थे, लिखते थे उनके बारे में। इन्होंने वेद को भी बंगाली में ट्रांसलेट किया था। एक बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया 1821 में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जिसका मतलब होता है द मून ऑफ इंटेलिजेंस। कौमुदी का मतलब होता है, कौमुद का मतलब होता है चांद, ठीक है। संवाद का मतलब होता है कि बातचीत कर रहे हैं आप किसी से। ये पहला अखबार था जो किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा पब्लिश किया जा रहा था, छापा जा रहा था, एडिट भी किया जा रहा था, और मैनेजमेंट भी भारतीय था। क्योंकि अभी तक जितने भी अखबार थे वो या तो यूरोपियंस या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड लोग हैं या फिर कोई यूरोपियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं वो लोग चलाया करते थे। लेकिन ये पहला अखबार था जिसमें तीनों मेजर काम एक भारतीय व्यक्ति कर रहा था, पब्लिशिंग, एडिटिंग और मैनेजमेंट। ये तीनों इन्हीं के हाथ में थे। संवाद कौमुदी इसका नाम है। एक और इन्होंने अखबार निकाला, वीकली था, हफ्ते में एक बार आता था। ये फारसी भाषा में आया करता था, मिरातुल अकबर, जिसका मतलब होता है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। 1825 में इन्होंने एक और कॉलेज की स्थापना में अपना सहयोग दिया, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज जो है ये भारतीय और पश्चिमी दोनों जगह की नॉलेज को पढ़ाता था। यानी ऐसा नहीं कि केवल वेस्टर्न नॉलेज यहां मिलेगी, भारतीय जो पुरानी नॉलेज है उसको भी पढ़ाया जाएगा, और नए जमाने की जो नॉलेज है, वेस्टर्न नॉलेज है, सोशल, फिजिकल साइंसेस, इन सभी को यहां पढ़ाया जाता था। इन्होंने बंगाली ग्रामर पर एक किताब लिखी थी, और जो मॉडर्न बंगाली प्रोज है उस भाषा के डेवलपमेंट में, प्रोज के डेवलपमेंट में भी इनका काफी योगदान रहा। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इन्होंने जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया। ये कहा कि जो रेंट है, जमीन का जो कर है, वो फिक्स होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट उस पर तय होनी चाहिए। जमींदार ऐसा नहीं है कि जितना चाहे कर वसूल लें। तो ब्रिटिश सरकार को तो चाहे वो कुछ भी दे रहे हो, लेकिन किसानों से जो वसूल रहे हैं, रैयत से जो वसूल रहे हैं, उस पर एक लिमिट होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार भारत के सामान पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है
वो खत्म होनी चाहिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को खत्म कर दो। वो अल्टीमेटली वैसे भी हो ही गया, ट्रेडिंग राइट्स उनके 1833 में तो लगभग खत्म हो ही गए थे, लेकिन इन्होंने भी उसके लिए काफी आवाज उठाई थी। उसके बाद ये कहा था कि इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज हो, यानी कि उच्च पदों पर भारतीय लोगों को बिठाया जाए। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करो। कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में कहता है, आप बताइए कमेंट में। जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन, भारत और यूरोपियन जजेस के बीच में बराबरी का दर्जा हो। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी याद आई आपको? 1884 तक जाकर भी ये काम नहीं हो पाया था, जबकि राजा राम मोहन रॉय तो ये सब डिमांड 1820 के दशक में कर रहे थे। 65-70 साल बाद भी ये बराबरी का दर्जा नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि जूरी सिस्टम होना चाहिए, कि एक जज, एक गोरा जज ये तय ना करे कि किसी ब्राउन व्यक्ति ने या भारत के व्यक्ति ने जुर्म किया है या नहीं। एक जूरी बिठाओ, जूरी में बहुत सारे लोग होने चाहिए, और जूरी तय करे कि कानूनन ये जुर्म है या नहीं, क्योंकि जूरी सिस्टम कई देशों में फॉलो होता था। अगर इनके इंटरनेशनल स्टैंड की बात करें तो ये काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दुनिया में क्या हो रहा था इसके बारे में भी ये जानकारी रखते थे। तो ये कहते थे कि ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, कि जितने भी आंदोलन हैं दुनिया में इस प्रकार के, वो आपस में सहयोग करें। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की जो बातें हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया में फैलाई थी, उसको हर जगह फॉलो किया जाए। रेवोल्यूशन ऑफ नेपल्स, ये इटली के अंदर एक था, रेवोल्यूशन हो रहा था, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन वहां पर भी एक प्रकार की क्रांति थी, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। ये कहते थे स्पेनिश अमेरिका को डीकोलोनाइज किया जाए। अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां पर स्पेन की कई सारी कॉलोनीज थी उस समय, जो उन्होंने अल्टीमेटली छोड़ दी, लेकिन तब थी, तो उसके लिए भी ये बोलते थे कि स्पेनिश अमेरिका डीकोलोनाइज किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने आयरलैंड के कॉज को सपोर्ट किया। आयरलैंड में भी वही समस्या थी, आयरिश लोग कहते थे कि ब्रिटिश ने हम पर हुकूमत चलाई है, और इंग्लिश एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वहां पर बहुत था। आयरलैंड में बड़े बड़े एरिया इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स को दे दिए जाते थे, जो जाकर कभी अपनी जमीन भी नहीं देखते थे। आपको याद है ना, यही वाला कुछ पैरेलल बंगाल में भी था। तो उन्होंने इस एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के लिए आवाज उठाई कि ये इंग्लैंड आयरलैंड में भी कर रहा है, वो भी खत्म किया जाए, बंगाल में भी नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं ब्रह्म समाज पे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी गई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और ओरिजिनली इसका नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म समाज का या सभा का मतलब क्या है? द सोसाइटी ऑफ गॉड, है ना। ये ब्रह्म शब्द का मतलब गॉड से था। इनका लक्ष्य क्या था? द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द इटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल बीइंग हु इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स। बड़ी बड़ी बातें थी, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये कि आप केवल प्रेयर करिए, मेडिटेट करिए और उपनिषद और पुराणों को पढ़िए। उसके अलावा कोई भी आइडल वर्शिप नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मोनोथिज्म की बातें करते थे। मोनोथिज्म यानी कि भगवान एक है, उसके अनेकों रूप नहीं है, तो केवल एक भगवान है, हम उसी की पूजा करेंगे, उसी के बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए, उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें ब्रह्म समाज में इमेजेस, स्कल्पचर, स्टैचू यानी कि किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा पूरी तरह से निषेध थी। ब्रह्म समाज की किसी भी बिल्डिंग में अगर आप चले जाएं तो आपको कोई कार्विंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, इमेजेस ये सब नजर नहीं आएगा। इनका एजेंडा ये था कि हिंदू धर्म में ये सब पहले था ही नहीं, क्योंकि वेद और उपनिषद में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इनका कहना था कि वेद और उपनिषद के अनुसार ही समाज को चलना चाहिए। तो ब्रह्म समाज का लक्ष्य था कि हिंदू धर्म को पूरी तरह से प्योरीफाई कर दिया जाए, क्लेंज कर दिया जाए, जितनी भी कुरीतियां आ गई है उन सब से उनको सबको हटा दिया जाए, और केवल वेद और उपनिषद में जो बातें कही गई थी उनके अनुसार हिंदू धर्म चले। और इन्होंने कोई नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने केवल हिंदू धर्म से कुरीतियों को हटाने की कोशिश करी थी। ब्रह्म समाज ने किन बातों का तिरस्कार किया या समाज से किन बातों को हटाने की कोशिश करी? एक तो पॉलीथिज्म, कि अलग अलग पंथ नहीं होंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, तो ये इस प्रकार के डिवीजन नहीं होने चाहिए। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। डिवाइन अवतार यानी कि मल्टीपल इनकारनेशन, जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, तो उसके अंदर इनकी बिलीफ नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही है भगवान, तो उसका रूप हमें नहीं मालूम, तो केवल उसी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। स्क्रिप्चर्स में ये कहा है कि एक ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। ये डिवाइन अवतार या इनकारनेशन जो है ये नहीं होने चाहिए। हम केवल एक में विश्वास रखें, एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, केवल उसमें हमें विश्वास होना चाहिए। अब इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी। इस पे इन्होंने कहा कि जो आपकी मर्जी है आप उसको बिलीव कर लो। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल समझते हो, हिंदू धर्म के अंदर होता है ना कि आत्मा अमर होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा आपकी कंटिन्यू रहती है। तो उस वाली फिलॉसफी पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। मेनली आपको ये याद रखना है कि ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, पॉलीथिज्म के खिलाफ थे, कि इतने सारे 33 करोड़ हिंदू देवी देवता नहीं, केवल एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसमें हम विश्वास रखेंगे। और जितने भी लोगों ने बाद में ऐड किया, जैसे ह्यूमन रीजन या ह्यूमन कॉन्शियंस के कारण जो चीजें ऐड हुई है, उनको हम नहीं गिनते। इन धार्मिक रीतियों के अलावा कई सामाजिक कुरीतियां भी थी जिनका इन्होंने विरोध किया। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, प्रीस्ट यानी कि केवल ऐसा नहीं कि
पंडितों के पास ये अधिकार हो कि मंदिरों में पूजा हो, आइडल वर्शिप, पॉलीथिज्म, अवतार वर्शिप, सती सिस्टम, सैक्रिफाइसेस, डॉगमा अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड। हिंदू धर्म के अंदर ये था कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता जहां मुंज घास नहीं उगती। तो काला पानी का मतलब है कि समुद्र पार करके आप नहीं जाएंगे, वो काला पानी माना जाता था। तो इसीलिए अंडमान निकोबार की सजा एक न केवल सजा थी बल्कि एक रिलीजियस रूप से भी काफी डेट्रीमेंटल मानी जाती थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने बात कही कि भाई देखो, हिंदू धर्म के लोग जब बाहर नहीं जाएंगे, इंग्लैंड जाकर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास कैसे होगा। तो इसीलिए ये इसके भी पूरी तरह से खिलाफ थे। फिर ब्रह्म समाज जिन बातों में बहुत अच्छे से यकीन रखता था वो क्या थी? एक तो ह्यूमनिज्म, यानी कि सभी लोग बराबर हैं, जात पात का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबर हों। उपनिषद के अंदर ये काफी बिलीव करते थे, स्पिरिचुअलिटी जो है वो उपनिषद के ऊपर बेस्ड हो। मोरालिटी की बात करते थे, महिला अधिकारों की बात करते थे, विधवाओं की सिचुएशन के बारे में इन्होंने काफी कुछ कहा और ये कहा कि विधवाओं को फिर से शादी करने की अनुमति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1820 के दशक में जब ब्रह्म समाज बना था, उस समय इस तरह की बातें करने वाला, इन सब पॉइंट्स को समाज के सामने रखने वाला कोई भी नहीं था। इक्का दुक्का कोई लोग थे, उनमें ब्रह्म समाज सबसे प्रोमिनेंट था। इनफैक्ट उन्होंने ही बंगाल में इस सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है। लंदन जा रहे थे ये, क्यों जा रहे थे? जो अकबर शाह था ना, मुगल बादशाह, उसने इनको बोला कि जाकर लंदन में राजा से बात करके आओ कि मेरी पेंशन बढ़ा दे, मेरे को जो ब्रिटिश यहाँ पे पैसे देते हैं वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो ये उसकी बात करने जा रहे थे और वहां इनकी राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज मूवमेंट थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, स्लो डाउन आ गया था। लेकिन इस मूवमेंट में फिर से एक नई जान फूकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे जिसका नाम था तत्व बोधिनी सभा। तो तत्व बोधिनी सभा, ये भी कलकत्ता में ही रहते थे, वहां पर ये भी अपना सोशल एक्टिविज्म कर रहे थे। तत्व बोधिनी पत्रिका छापा करती थी इनकी सोसाइटी, जिसमें ये भारत की हिस्ट्री को पढ़ाया करते थे। तो इन्होंने 1842 में क्या करा, अपने तत्व बोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के साथ कॉमन कर लिया और ब्रह्म समाज की कमान संभाल ली। इन्होंने टेक ओवर कर लिया ब्रह्म समाज का और कहा कि अब इस महान आंदोलन को मैं लीड करूंगा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद में इसमें इतना दम नहीं बचा था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने फिर से इस मूवमेंट को रिवाइव किया और इनके साथ और भी कई लोग जुड़े। इसी के पैरेलल डिरोजियन मूवमेंट चल रहा था, यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको मैं आने वाले कुछ मिनट में आपको पढ़ाऊंगा। तो यंग बंगाल मूवमेंट के कई लोग इनके साथ शामिल होते हैं, अश्विनी कुमार दत्ता शामिल होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके साथ जुड़ते हैं और ऐसे में ब्रह्म समाज आंदोलन काफी तेजी के साथ 1840 और 50 के दशक में भारत में फैलना शुरू होता है। भारत नहीं, बंगाल में फैलना शुरू होता है। 1860s में जाकर ये भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैलता है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको दूसरे राज्यों में लेकर जाते हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको पूरे बंगाल में पॉपुलर कर दिया। तो जहां ब्रह्म समाज पहले कलकत्ता और उसके आसपास से शुरू हुआ था, अब वो पूरे बंगाल में फैल जाता है ड्यू टू देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के सामने दो चुनौतियां थी। एक तो ये कि हिंदू धर्म के अंदर भी कई लोग इनसे सहमत नहीं थे। ऑफकोर्स जो रूढ़िवादी लोग हैं वो क्यों बदलाव लाना चाहेंगे, तो ब्रह्म समाज के वो खिलाफ थे और वो कहते थे कि ये ब्रह्म समाज तो धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो उनसे भी उनको लड़ना था, लड़ना इन द सेंस मारपीट नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल स्तर पर उनकी लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई थी इनकी क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, क्योंकि ब्रह्म समाज कन्वर्जन के, क्रिश्चियन मिशनरीज के काम के पूरी तरह से खिलाफ था। और वो कहता था कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आकर भारत में कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये कुरीतियां हैं, तो वो गलत है, हम अपनी कुरीतियां खुद ठीक कर लेंगे, आप कन्वर्ट मत करो। तो ये दो तरफा लड़ाई इन्होंने लड़ी ब्रह्म समाज ने कई साल। ब्रह्म समाज के इतिहास में अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है केशव चंद्र सेन का इनसे जुड़ना। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की अगुवाई में ब्रह्म समाज अच्छा काम कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन केशव चंद्र सेन इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं। ये एक साधारण क्लर्क थे जो ब्रह्म समाज के आइडियाज से इंस्पायर होकर अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर आ गए थे पूरी तरह से ब्रह्म समाज का काम करने के लिए। 1858 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1866 तक 8 साल के अंदर अंदर ये बंगाल में फैल रहे इस आंदोलन को या फिर इस मूवमेंट को दूसरे हिस्सों तक भी ले जाते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉट उत्तर प्रदेश, उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस था, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास, इन सभी एरियाज में ब्रह्म समाज की शाखाएं फैलाई जाती है। वहां तक ये ट्रैवल करके कोशिश करते हैं कि इन राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो। लेकिन केशव चंद्र सेन जो देवेंद्रनाथ टैगोर के इतने खास बन गए थे कि उनके घर पर जाकर रहने लगे थे, धीरे धीरे केशव चंद्र सेन की जो बातें हैं वो ब्रह्म समाज से डाइवर्ट होने लगी। डाइवर्ट इन द सेंस कि ये काफी रेडिकल बातें प्रीच करते थे। जैसे ये कहने लग गए थे कि क्रिश्चियनिटी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स को हमें हिंदू रिलीजन में लाना चाहिए। अब ब्रह्म समाज क्या था? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। वो ये नहीं कहता था, वो
कौन सा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था? जो अपने समाज को अपने अंदर ही अपने धर्म को बदलना चाहता था। वो ये नहीं कहते थे कि सारे वेस्टर्न आइडियाज ले आओ, लेकिन केशव चंद्र सेन कहते थे कि क्रिश्चियनिटी के आइडियाज को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए और साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट करने की बात कहते थे। तो होता यह कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में एक दरार आनी शुरू होती है और 1865 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर एन आचार्य। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया और इन्होंने अपना एक अलग ब्रह्म समाज बना दिया जिसका नाम था भारतवासी ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश में अलग लिखते हैं, बंगाली में इसको अलग तरह से लिखा जाता है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज था उसका नाम अब रह गया आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब होता है कि जो भी चीज पुरानी है उसको आदि कहा जाता है। तो दो ब्रह्म समाज बन चुके हैं 1866 में, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन के साथ बहुत सारे लोग ब्रह्म समाज को छोड़कर उनके साथ जुड़ गए क्योंकि ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, काफी पॉपुलर हो गए थे वो। लेकिन केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज है वो अगेन दो हिस्सों में बढ़ जाता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। कांड मतलब थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम शब्द हो गया। इन्होंने क्या करा, अपने 13 साल की बेटी का रिश्ता कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। कूच बिहार के राजा थे 14 साल के, बेटी थी इनकी 13 साल की। तो दुनिया भर में बातें करते फिरते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, और खुद अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में रिश्ता कर दिया राजा के घर पर, क्योंकि वहां से रिश्ता आ गया था तो ये मना नहीं कर पाया, ऐसा इन्होंने कहा। और कूच बिहार के राजा से अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। तो इसके बाद इनके फॉलोअर्स नाराज हो जाते हैं इनसे और कई लोग इनको छोड़कर चला जाकर एक और नया ब्रह्म समाज बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है साधारण ब्रह्म समाज। तो याद रख पाओगे आप ये सब? ब्रह्म समाज ओरिजिनल 1828 में, उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है 1866 में। यहां पर बनता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्म समाज। उसके बाद ये वाला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन वाला, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है साधारण ब्रह्म समाज और दूसरा यही वाला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसको केशव चंद्र सेन लीड कर रहे थे। लेकिन इस साधारण ब्रह्म समाज में कौन लोग शामिल थे? आनंद मोहन बोस, शिवचरण देव, उमेश चंद्र दत्ता। और ये लोग कौन है? ये सब यंग बंगाल मूवमेंट के समय से जुड़े हुए इनसे लोग हैं, ब्रह्म समाज से। आगे आएगा यंग बंगाल मूवमेंट। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रह्म समाज का इतिहास क्या रहा। और ये जो ब्रेकअप है ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन किस ब्रह्म समाज का हिस्सा था ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदि ब्रह्म समाज के लीडर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और बाय द वे जब तक इनकी डेथ हुई 1905 में तब तक इसको लीड करते रहे। और दूसरी तरफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसके अधीन था? केशव चंद्र सेन के अंडर में। ठीक है, केशव चंद्र सेन, ये याद रखिएगा नाम, इनके अंडर में था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। पंजाब में ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर दयाल सिंह ट्रस्ट ने एक कॉलेज स्थापित किया लाहौर में, दयाल सिंह कॉलेज, बहुत ही फेमस कॉलेज है। इनके ब्रह्म समाज वाले आइडियाज जो थे उनके बेसिस पर इन्होंने ये कॉलेज स्थापित किया था। ओवरऑल अगर आप देखें कि ब्रह्म समाज किसके लिए काम करता था तो सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया सती प्रथा को हटाने के लिए, पर्दा सिस्टम को हटाने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादियां रोकने के लिए, विडो रीमैरिज को ये लोग एनकरेज करते थे, और मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटीज आए। अच्छा, ये केशव चंद्र सेन जो है ना, इनके जो साथी हैं वो एक और बात से नाराज थे। वो कहते थे कि ये केशव चंद्र सेन जो है ये केवल पुरुषों की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, महिलाओं को ये एजुकेट नहीं करना चाहते। इसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये भी एक थोड़ा सा इनका डाउन पॉइंट था। तो कुल मिलाकर आपको एक तो इसका ब्रेकडाउन याद रखना है कि क्या था और ब्रह्म समाज किन कामों में ज्यादा एक्टिव था। तो ये वाली बातें सारी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रार्थना समाज पे। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के पैरेलल मूवमेंट है महाराष्ट्र के एरिया में। तो प्रार्थना समाज भी काम वही करता था जो ब्रह्म समाज करना चाहता था, सेम उसी प्रकार के इनके भी आइडियल्स थे, ये भी वही बातें करते थे। तो प्रार्थना समाज के पहले महाराष्ट्र में एक सभा थी जिसका नाम था परमहंस सभा। ये इसकी प्रिकर्सर थी। परमहंस सभा एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो लिबरल आइडियाज को स्प्रेड करना चाहते थे। ये भी जात पात और कम्युनिटी के बैरियर्स में विश्वास नहीं रखते थे। अब ब्रह्म समाज के आइडिया जब महाराष्ट्र में स्प्रेड होते हैं तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं बॉम्बे में, और ये स्थापित करने में इनको इंस्पायर किया था केशव चंद्र सेन ने। मैंने आपको बताया ना, केशव चंद्र सेन पूरे भारत में घूम घूम के ब्रह्म समाज के आइडियाज को फैला रहे थे। तो इसी क्रम में 1867 में महाराष्ट्र में, टू बी स्पेसिफिक बॉम्बे में, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है एंड द फाउंडर वाज आत्माराम पांडुरंग। 1870 में प्रार्थना समाज से इसके सबसे फेमस लीडर जुड़ते हैं जिसके कारण प्रार्थना समाज को इतनी फेम मिली। वो थे महादेव गोविंद रनाड़े, MG रनाड़े। इन्होंने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया और बाद में RG भंडारकर, BG चंडावरकर, ये सभी इंपॉर्टेंट लोग भी, सोशल रिफॉर्मर्स भी इससे जुड़ जाते हैं। प्रार्थना समाज ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ MG रनाड़े।
एमजी रनाडे खुद एक सिटिंग जज थे और ये सामाजिक और पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल थे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से ये एक थे। अब प्रार्थना समाज का एम्फेसिस किस बात पर था? मोनोथिज्म। बिल्कुल ब्रह्म समाज वाली बातें हैं सेम। इनका भी एजेंडा वही है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, महिलाओं की एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया इन्होंने। विडो रीमैरिज के लिए पहली बार बात करता है कोई महाराष्ट्र में, और शादी की उम्र बढ़ाने के बारे में इन्होंने बात कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाल विवाह एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। इनफैक्ट कभी आप अपने दादा दादी से पूछेगा कि उनकी शादी किस उम्र में हुई थी। अब मतलब देखिए, मम्मी पापा लोगों की जनरेशन में तो ऑब्वियसली शादियां सब अब बड़े होने के बाद ही होती थी, कोई बाल विवाह नहीं हुए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर आप अपने दादा दादी से पूछें तो उनके समय में तक बहुत ही कॉमन था चाइल्ड मैरिज होना। बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने शादी के लिए जो मिनिमम एज होती है वो सेट करने के लिए सरकार से डिमांड करी। जैसे अभी के समय 18 और 21 साल उम्र होती है, उस समय कोई उम्र नहीं थी, तो बाल विवाह बहुत ही कॉमन था। उसको रोकने के लिए इन्होंने सरकार से ये दरखास्त करी कि आप एक मिनिमम एज सेटअप कर दो। एमजी रनाडे, धोंडो केशव कार्वे, इन्होंने मिलकर एक विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाया था कि विधवा महिलाओं की शादी फिर से करवाई जाए, और इन्होंने पहला विडोज होम एसोसिएशन भी स्थापित किया। इन्होंने कई ऐसे घर स्थापित किए जहां पर विधवा महिलाएं रह सकती थी, उनको एजुकेशन दी गई, उनको ट्रेन किया गया, किसी काम में उनको सक्षम बनाया गया। इस प्रकार का आंदोलन भी इन्होंने प्रार्थना समाज ने चलाया था, और इसमें धोंडो केशव कार्वे का नाम आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम यंग बंगाल मूवमेंट पर। अब ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये ब्रह्म समाज के पैरेलल मूवमेंट चल रहा है, लेकिन इसको चालू करने वाले बिल्कुल अलग लोग हैं, इसको चलाने वाले भी अलग हैं, और इसकी फिलोसॉफी भी अलग है। यंग बंगाल नाम से ही पता चलता है कि जवान लोग हैं, तो ये जवान खून था जो बंगाल में क्रांति चाहता था, सामाजिक क्रांति। और इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है? एक 18 साल के लड़के से। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 18 साल के एक प्रोफेसर से, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो ये डिरोजियो भाई साहब जो हैं, ये एक पोर्चुगीज पिता और ब्रिटिश माँ से पैदा हुए थे, जो मतलब यूरोपियंस थे, भारत में नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर। ठीक है, तो इनके पिताजी एक क्लर्क हुआ करते थे। तो ये एक यूरोपियन थे, भारत में ही पैदा हुए, यहीं पर उनके माँ बाप रहते थे, परिवार यहीं था। ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1809। और ये इतने ब्रिलियंट थे कि 17 साल की उम्र में इनको कॉलेज ने प्रोफेसर, लेक्चरर अपॉइंट कर दिया था एट द एज ऑफ 17। जिस उम्र में बच्चे 12वीं पास करते हैं आज के समय में, उस उम्र में ये कॉलेज में लेक्चरर लग गए थे, क्योंकि उस समय कोई एग्जाम वगैरह तो होता नहीं था कि जिसको आप पास करें, जिसके रिजल्ट का इंतजार करें। सीधा अपॉइंटमेंट है, ब्रिलियंट आदमी हो, आ जाओ नौकरी कर लो। तो हेनरी विवियन डिरोजियो जो है, ये कविताएं लिखा करते थे, और इन्होंने बहुत नेशनलिस्टिक पोएट्री लिखी है, बहुत ही राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कविताएं इनकी थी। और इनकी कविताओं से और इनके पढ़ाने के तरीके से इंप्रेस होकर इनके क्लास के बच्चे एक आंदोलन चलाने की बातें करने लग गए। एक पूरा मूवमेंट शुरू हो गया। इनके बच्चे इतने क्रांतिकारी निकले कि इन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव ला कर रहेंगे। तो इनके जो फॉलोअर्स थे, जो मोस्टली इनके स्टूडेंट्स थे, उनको कहा जाता था डिरोजियंस। और ये चालू किया इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट। तो इन्होंने कहा कि पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करो, पुराने कस्टम्स को बंद करो। इसके ऊपर डिबेट होते थे कॉलेज में। उस समय कोई डिबेट नहीं करवाता था। डिरोजियो पहले थे जिन्होंने कॉलेज में, क्लासेस में इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। तुम इस क्लास में बैठे हो, तुम्हारी बहनें क्लास में नहीं बैठी है, उनको भी तो अधिकार है कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का। इस बारे में चर्चाएं होने लगी। सती प्रथा, मूर्ति पूजा, जातीय भेदभाव, अंधविश्वास, इन सभी के खिलाफ ये क्लासरूम में अपने चर्चा को बढ़ावा देते थे, डिबेट और डिस्कशन को बढ़ावा देते थे। और इतने ज्यादा क्रांतिकारी हो गए कि इनका जो एम्प्लॉयर था, हिंदू कॉलेज, उसने कहा कि डिरोजियो जी माफ कीजिए, जो बच्चों के माँ बाप है वो आकर हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे घर आके बात करते हैं समाज में क्रांति लाने की, सामाजिक क्रांति लाएंगे, घर में सब बराबर हैं, मम्मी बराबर, पापा बराबर, ये क्या बकवास पढ़ा रहे हो तुम इन्हें। तो जो बच्चों के माँ बाप हैं वो आकर कॉलेज की अथॉरिटी को कंप्लेन करने लगे, और डिरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया गया 1831 में। और बदकिस्मती से डिरोजियो केवल 22 साल की उम्र में कॉलेरा से इनकी डेथ हो जाती है। मतलब जिस साल इनको नौकरी से निकाला गया उसी साल इनकी डेथ हो गई। एट द एज ऑफ 22 ही डाइड। और देखो, ये होता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की दुनिया पर छाप। चाहे वो 22 साल की उम्र में मर गया, लेकिन आज उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप और हम सब पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों में इनका नाम दर्ज है। क्योंकि आइडियाज, यू कैन किल अ पर्सन बट यू कैन नेवर किल एन आइडिया। तो ये इंपैक्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि आइडियाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेनरी विवियन डिरोजियो की जो ये बातें थी, इससे इंस्पायर होकर बंगाल की एक पूरी नई जनरेशन, जिनमें से कई लोग आगे चलकर ब्रह्म समाज में भी शामिल हो जाते हैं। तो वो जो मैंने साधारण ब्रह्म समाज वाले लोग बताए थे आपको, वो सब यंग बंगाल मूवमेंट से निकले हुए थे। तो बंगाल में एक पूरी नई क्रांति आ जाती है इनके छात्रों के द्वारा।
ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ये विदेश से आए थे, नहीं विदेश से नहीं आए थे, यहीं पर पैदा हुए थे। ही वॉज अ यूरोपियन डिसेंट पर्सन, मतलब यूरोपियन डिसेंट के थे, लेकिन यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर पढ़ाते थे। हिंदू कॉलेज नाम इंपॉर्टेंट है। कविताएं बहुत लिखते थे, इनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं। और यंग बंगाल मूवमेंट को इन्होंने इसकी शुरुआत करी। इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और डिरोजियंस नाम याद रखिएगा। अगले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिछले साल से बहुत न्यूज में है, कई लोकेशंस का नाम इनके नाम पर रखा गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कोलकाता का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रिसेंटली ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर उसका नामकरण किया गया है? कौन सा है वो लैंडमार्क या क्या जगह है वो, उसका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है 1820 में, और 1891 में इनकी मृत्यु होती है। ये एक एजुकेटर थे, टीचर थे, ह्यूमनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, और धीरे धीरे ये पढ़ लिख कर हेड पंडित बन जाते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के। याद है फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो वहां पर ये पढ़ाने लग गए थे, तो ये पढ़ाई में अच्छे थे, तो धीरे धीरे खुद पढ़कर बन गए लेक्चरर, प्रोफेसर। लेकिन ये वहीं पर नहीं रुके, इन्होंने आगे चलकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना करी। तो विद्यासागर ने बंगाल में बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना करी, और ये बाल विवाह के बहुत खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के बहुत खिलाफ थे, और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काफी काम किया। तो जाते जाते जो डलहौजी वो एक्ट पास करवा कर गया था, विडो रीमैरिज एक्ट, जो एक्चुअली कैनिंग के समय में पास हुआ था, लेकिन डलहौजी के समय में उसकी पूरी कार्रवाई हो गई थी, ड्राफ्ट हो गया था, वो इन्हीं के एफर्ट्स के कारण हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और दूसरी कौन थी? रानी रोशमनी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। तो इनके एफर्ट्स के कारण ये वाला कानून पास होता है। 1849 में इन्होंने जेडी बेथुने स्कूल की स्थापना करी थी। ही हेल्प टू एस्टैब्लिश, इन्होंने स्थापना नहीं करी थी, जेडी बेथुने ने करी थी स्थापना तो, लेकिन उनको गाइड किया था, उनकी मदद करी थी, सहयोग किया था। और ये बेथुने स्कूल जो है, आज ये बेथुने कॉलेज बन चुका है, और कैलकाटा के सबसे फेमस और पुराने कॉलेजेस में से एक है। और ये इस एसोसिएशन से काफी टाइम तक जुड़े रहे थे। तो ये महिलाओं के एजुकेशन के लिए बनाया गया था बेथुने स्कूल, बेथुने कॉलेज। अगर आप में से कोई इससे पढ़ा है तो कमेंट करके बताइएगा। एक और स्कूल है मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, इसकी भी स्थापना करी थी इन्होंने कैलकाटा में, और इनकी गतिविधियों के कारण ही इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। हिंदू कॉलेज जो था, उन्होंने इनको ऑफिशियली विद्यासागर कहा था। नाम से ही स्पष्ट है, जो विद्या का सागर है वो है विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसीलिए इनका नाम है। 1850 में ये संस्कृत कॉलेज कैलकाटा के प्रिंसिपल बन जाते हैं, और इसमें रहते हुए इन्होंने ये कोशिश करी कि केवल ब्राह्मण या केवल पंडित ही संस्कृत को ना पढ़ें, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोग संस्कृत को पढ़ें। सो ही ट्राइड टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। ही ओपनड अप द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण। तो इनके रहते संस्कृत कॉलेज में नॉन ब्राह्मण्स का एडमिशन शुरू किया गया। इन्होंने ये भी कोशिश करी कि संस्कृत को पढ़ने का तरीका बदला जाए। संस्कृत थोड़ी सी आइसोलेटेड थी, वो दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट करे, दूसरे वेस्टर्न फिलोसफी या दूसरे वेस्टर्न थॉट्स के साथ यहाँ पर साथ में पढ़ाई हो, इसके लिए भी इन्होंने कोशिश करी थी। इन्होंने संस्कृत पढ़ाने के तरीके में कुछ नई मेथोडोलॉजीज भी अपनाई, और बंगाली भाषा में भी इनका काफी सहयोग है। इन्होंने एक प्रोज का स्टाइल शुरू किया, एक बंगाली नया प्राइमर मिलता है, नया प्रोज मिलता है इनके लेखनी के कारण। इनके द्वारा लिखी गई किताबें आज भी बंगाल के प्राइमरी स्कूलों में यूज करी जाती हैं। ये फैक्ट हालांकि मुझे इंटरनेट पर कहीं पर मिला था। अगर कोई पश्चिम बंगाल से है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या एक्चुअली में 150 साल पुरानी किताबें आज भी चल रही है, या फिर इनके द्वारा लिखी गई कहानियां मेरे ख्याल से शायद किताबों में शामिल होगी। मतलब कितना इन्फ्लुएंस है, मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उनमें ये बात थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में बंगाली स्कूल चिल्ड्रन आज भी इनके द्वारा लिखी गई जो टेक्स्ट है या किताबें हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली देखो, विद्यासागर अलग चीजों से कंट्रोवर्सी में थे। बंगाल में जब चुनाव थे तो इनका एक स्टैचू है वो वैंडलाइज किया गया था, तो वो एक अलग पूरा टॉपिक है, लेकिन इसके कारण ये चर्चा में है, तो अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। यूट्यूब को उससे लगता है कि ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा है, इसमें फालतू की बातें नहीं करी गई हैं। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल से, pathfinder_UPSC, या मेरा अपना टेलीग्राम चैनल। टेस्ट सीरीज, हमने बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, इंपल्स है, राइज है, ये सारी टेस्ट सीरीज हैं। इनको आप अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग द कोड महिपाल। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज आपके जीएस स्टैटिक पोर्शन को टेस्ट करेगी, और यहाँ पर हफ्ते में 6 दिन 12:30 बजे क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइव हो जाता है टेस्ट। 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स, आप चाहें तो 10-15 मिनट में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर टॉप 10 विनर्स के लिए हमने कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस रखे हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा प्राइज जीतना है तो हर संडे को होने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। यहाँ पर पूल काफी बड़ा है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स आप बहुत बड़ी बड़ी जीत सकते हैं, और टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।